हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले समझने वाले उस टॉपिक का नाम है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। और आज हम लोग लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का सम सॉल्व करने वाले, वो भी पहला सम। ठीक है, देखते क्या है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 14 मैंने चूज किया है। इसमें क्या क्या लिख के गया है देख लेते हैं। तो लिखा है द समराइज बैलेंस शीट ऑफ फुल स्टॉप लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2017 बीइंग द डेट ऑफ वाइंडिंग अप इज एंडर। तो यहाँ पे लाइब्रेरीज का डेटा लिख के दिया और यहाँ पे असेट्स का डेटा लिख के दिया है। तो पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा नीचे आ जाते हैं। तो लिखा है द प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर्स फॉर 3 ईयर्स। ओके, तो कंपनी ने प्रेफरेंस डिविडेंड का पैसा 3 साल तक कब तक दिया नहीं है। ठीक है। बाय 31 मार्च 2017 द असेट्स रियलाइज्ड वेयर एज फॉलोज। तो कंपनी ने अपने कुछ असेट्स को बेचा है और बेचने के बाद कितना पैसा मिला उसके बारे में यहाँ पे लिख के दिया है कि लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा इतना पैसा मिला, स्टॉक एंड ट्रेड को बेचा इतना पैसा मिला, प्लांट एंड मशीनरी को बेचा इतना पैसा मिला, बुक डेट्स को बेचा इतना पैसा मिला। तो यहाँ पे जो बुक डेट्स लिख के दिया मतलब वो समझो कि संडे डेटर है। मतलब संडे डेटर प्लस बिल्स रिसिबल दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर आगे लिखा था एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन आर 86,000। तो लिक्विडेशन एक्सपेंस पे किया 86,000। ठीक है। द रेम्यूनरेशन ऑफ द लिक्विडेटर इज अ 2% ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। ओके, और जो लिक्विडेटर है उसको उसको 2% का रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, लेकिन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स के ऊपर, मतलब जितना भी असेट्स था वो सारे के सारे एसेट को बेचने का जो पैसा उसके ऊपर 2% उसको रेम्यूनरेशन देंगे। ठीक है। फिर आगे लिखा इनकम टैक्स पेएबल ऑन लिक्विडेशन इज 67,000। ओके, तो जैसे कि लिक्विडेशन इनकम टैक्स पे करना है लिक्विडेशन के टाइम पे कितना 67,000, ऐसा डेटा लिख के दिया है। एज्यूमिंग दैट द फाइनल पेमेंट वेयर मेड ऑन 31 मार्च 2017। देखो यहाँ पे डेट लिख के दिया है द फाइनल पेमेंट वेयर मेड मतलब पेड 31 मार्च 2017 एंड द प्रिपेयर दी लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो बस ये ध्यान देना है कि ये डेट क्या है कैसा क्या है। और मैं जब सम सॉल्व करूँगा तब मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल ये मैंने क्वेश्चन रीड कर लिया। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सम को सॉल्व करना है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, कुछ नहीं करना है। सीधा मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ, आपको बताता हूँ, ड्रॉ करके बताता हूँ। तो देखिए, मैंने इस तरह यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया है और फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको रिसिप्ट से स्टार्ट करना है। रिसिप्ट में सबसे पहले आपको लिखना है टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग कैश बैलेंस या फिर ओपनिंग कैश एट बैंक बैलेंस। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको असेट्स में देखना है, आपको असेट्स के अंदर। तो असेट्स में आपको कहीं पे भी कैश इन हैंड कैश एट बैंक ऐसा कुछ नज़र आ रहा है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मैं डैश कर दूंगा। फिर सेकंड नंबर पे हमें क्या रिकॉर्ड करना है? सेकंड नंबर पे हमें रिकॉर्ड करना है असेट्स रियलाइज्ड। असेट्स रियलाइज्ड। तो कौन कौन सा असेट्स रियलाइज्ड हुआ है, मतलब कौन कौन से असेट्स को बेच के हमने कितना पैसा आया लिक्विडेटर के पास, वो यहाँ पे देखो नीचे लिख के दिया आपको। असेट्स रियलाइज, लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा इतना पैसा मिला, स्टॉक एंड ट्रेड को बेचा इतना मिला, प्लांट एंड मशीनरी इतना, और बुक डेट्स। तो ये सबको लाइन से मैं क्या कर दूंगा, रिकॉर्ड कर लूंगा, जैसा नाम लिख के दिया। तो यहाँ पे लिख दूंगा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, फिर देन स्टॉक इन ट्रेड, देन प्लांट एंड मशीनरी, देन बुक डेट्स। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमें लिख के दिया 6,20,000, स्टॉक इन ट्रेड लिख के दिया 3,10,000, प्लांट एंड मशीनरी हमें लिख के दिया है 7,10,000, और बुक डेट्स हमें लिख के दिया है 6,60,000। तो जो जो हम लोग को लिख के दिया था वो हमने क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है टू सरप्लस फ्रॉम असेट्स। सरप्लस फ्रॉम असेट्स। तो सरप्लस फ्रॉम असेट्स तभी आएगा जब मेरी कोई लाइबिलिटी सिक्योर्ड लाइबिलिटी होगी, मतलब सिक्योर क्रेडिटर होगा। जब कोई लाइबिलिटी में सिक्योर क्रेडिटर होगा तो ही वो यहाँ पे आएगा। तो जरा चेक कर लेते हैं कि कोई है क्या। तो देखो, नीचे क्वेश्चन में तो हमें कुछ भी नहीं लिख के दिया था कि कोई लाइबिलिटी किसी असेट्स के अगेंस्ट में सिक्योर है करके। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिख के दिया था। अब ऊपर भी कभी कभी लिख के दिया रहता है, देखो ट्रेड क्रेडिटर में वैसा नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, पूरा कहीं पे भी नहीं है।
इसलिए फिर ये इन्फॉर्मेशन आपको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आएगा ही नहीं। बट आपको हैबिट रखने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप लोग लिक्विडेटर का सम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको टू बैलेंस बीडी लिखना है। अगर होगा तो लिख देना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। फिर नीचे लिखना है असेट्स रियलाइज्ड, फिर लिखना है सरप्लस फ्रॉम असेट्स, अगर लिख के दिया रहेगा मतलब चेक कर लेना। अगर होगा तो लिखना, नहीं होगा तो नहीं लिखने की ज़रूरत है। हो गया, इसमें 3 ही आता है। अब जो कुछ भी आएगा सब पेमेंट में आएगा, सब पेमेंट। तो सबसे पहला पेमेंट अपन करेंगे लीगल एक्सपेंस। अब पेमेंट में तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पेमेंट कौन सा करेंगे? लीगल एक्सपेंस। देखो मैंने यहाँ पे बताया सबसे पहला पेमेंट करेंगे लीगल एक्सपेंस। तो क्या क्वेश्चन में अपन को लीगल एक्सपेंस लिख के दिया है? नहीं लिख के दिया तो नहीं आएगा। बट आपको एक बार दिखा देता हूँ क्वेश्चन में लीगल एक्सपेंस है कि नहीं। देखो ये क्वेश्चन है, आप लोगों को लगता रहेगा स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लेना, या फिर आपके पास बुक होगी तो बुक से रेफर कर लेना। तो कहीं पे भी मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो कहीं पे भी मुझे लीगल एक्सपेंस नहीं लिख के दिया था, इसलिए नहीं आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट किसका आता है? लिक्विडेटर रेमुनरेशन, तो उसका नंबर आएगा। तो सेकंड पेमेंट हमें लिक्विडेटर रेमुनरेशन का करना पड़ता। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय लिक्विडेटर, लिक्विडेटर रेमुनरेशन। तो लिक्विडेटर को रेमुनरेशन कितना दे रहे? देखो यहाँ पे लिख के दिया, यहाँ पे नीचे तो लिखा है द रेमुनरेशन ऑफ द लिक्विडेटर इज अ 2% ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। ओके, तो आपने जो असेट्स को बेचा है, रियलाइजेशन मतलब सेल किया है, उसके और आपको 2% निकालना है। तो यहाँ पे देखो मैंने इतने सारे असेट्स को बेचा, ऊपर वाला नहीं है, नीचे जो जो आपने असेट में बेचा उन सबको लेने का यहाँ पे। तो मैंने लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा, लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा इतना पैसा मिला, स्टॉक को बेचा इतना मिला, प्लांट एंड मशीनरी इतना, ये सबको प्लस करूंगा और उसके ऊपर 2% निकालूंगा। तो मैं प्लस करके आपको दिखाता हूँ। तो देखो 6,20,000 प्लस 3,10,000 प्लस, सॉरी यार, 6,20,000 प्लस 3,10,000 प्लस 7,10,000 प्लस 6,60,000, तो टोटल आता है 23 लैक्स। तो इस 23 लैक्स के ऊपर उसको 2% का रेम्यूनरेशन देंगे। 23 लाख का 2% उससे रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। तो 23 लाख का अगर मैं 2% निकालता तो कितना आता है? 46,000। तो 46,000 आपका रेम्यूनरेशन हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद किसका पेमेंट करना रहता है? फिर आता है लिक्विडेटर एक्सपेंस। आपको ऑर्डर ऑफ पेमेंट दिखा देता हूँ एक बार, देखो। पहला लीगल एक्सपेंस था, मैंने कर दिया। फिर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन था, वो कर दिया। मतलब लीगल एक्सपेंस तो था ही नहीं, इसलिए मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। फिर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन लिख के दिया था, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब उसके बाद थर्ड पेमेंट किसका रहता है? लिक्विडेटर एक्सपेंस। तो क्वेश्चन में देखते हैं लिक्विडेटर एक्सपेंस लिख के दिया कि नहीं लिख के दिया। तो देखो मैं यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आपको दिखाऊं तो देखो यहाँ पे लिख के दिया है ये वाला, द एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन आर 86,000। तो हमने लिक्विडेशन एक्सपेंस कितना पे किया? 86,000। और एक एक यहाँ पे आया देखो, इनकम टैक्स पेबल ऑन लिक्विडेशन, मतलब ये भी लिक्विडेशन एक्सपेंस ही हो गया। मतलब लिक्विडेशन के टाइम पे हमें क्या पे करना है? इनकम टैक्स पेबल कितना है? 66, 67, तो वो भी वहाँ पे आ जाएगा। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। तो मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ यहाँ पे पेमेंट में। तो पहला आएगा बाय लिक्विडेटर एक्सपेंसेस। तो लिक्विडेटर एक्सपेंस मुझे लिख के दिया था 86,000, तो मैंने यहाँ पे 86,000 लिख दिया। फिर उसी के नीचे लिखूंगा बाय इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स कितना? 67, तो मैं यहाँ पे 67,000 लिख दूंगा। हो गया, तो ये मैंने पेमेंट का रिकॉर्ड कर दिया। फिर नेक्स्ट पेमेंट देखते क्या है। ओके, तो लिक्विडेटर एक्सपेंस हो गया। अब उसके बाद आता है डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर में किसका किसका पेमेंट करना है? उसका खुद का पैसा करना है, कोई इंटरेस्ट बाकी रहेगा तो वो करना है, अगर क्वेश्चन में डेट लिख के दिया रहेगा तो उसका करना है। तो देख लेते हैं। तो मैं पहले नाम लिख देता हूँ, बाय डिबेंचर होल्डर। तो देखो डिबेंचर होल्डर का क्या क्या पे करना है। तो डिबेंचर होल्डर अगर मैं देखूँ तो देखो यहाँ पे आपको नज़र आता रहेगा 10% डिबेंचर 2,10,000, 10% डिबेंचर 2,10,000, बस वो रिकॉर्ड करूँगा। कोई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो नहीं है, तो पहले ये लिख देता हूँ। 10% डिबेंचर कितना देना है? 2,10,000, वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया।
देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कुछ है क्या, तो क्वेश्चन में तो वहाँ पे नहीं लिख के दिया था, यहाँ मतलब यहाँ पे ही रहता है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिबेंचर करे, अक्रूड ऑन डिबेंचर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सीधा क्वेश्चन में देखो कहीं पे डेट लिख के दे, देखो यहाँ पे डेट लिख के दी है। द एज्यूमिंग दी फाइनल पेमेंट वेयर मेड, मतलब लिक्विडेटर ने जो पेमेंट किया है वो कब किया है, 31 मार्च 2017 को। और देखो क्लोजिंग डेट भी क्या है, 31 मार्च 2017, मतलब जिस टाइम पे हमारा बैलेंस शीट हम लोग क्लोज कर रहे हैं और उसी टाइम पे उसने पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट करने में उसने कोई देरी नहीं की, उसने कोई लेट पे नहीं किया, तो जिस वजह से आपको एक्स्ट्रा कोई इंटरेस्ट विंटरेस्ट चार्ज करने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे 31, समझो कि यहाँ पे अगर 31 दिसंबर हो, मतलब समझो यहाँ पे 31 दिसंबर होता और यहाँ पे 31 मार्च होता, तो फिर इस केस में मैं ऐसा काउंट करता 1 2 3, 3 महीने का यहाँ पे इंटरेस्ट आता, क्योंकि दिसंबर के बाद फिर आपको काउंट करना है, तो जैन फैब मार्च, फिर उसके ऊपर उस केस में फिर आपको 3 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बट अभी यहाँ पे तो है नहीं, तो मैं आप बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया डिबेंचर का, फिर नेक्स्ट पेमेंट किसका करना रहता है वो देख लेते हैं। तो डिबेंचर के तो सारे कर दिए, फिर उसके बाद आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, नेक्स्ट पेमेंट करना रहता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। जरा देखो क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिख के दिया है क्या, तो देखो यहाँ पे लिख के दिया है द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 1,05,000, दिख रहा है 1,05,000, तो वो यहाँ पे आ जाएगा सीधा। तो बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना है 1,05,000, तो मैं इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद किसका पेमेंट करना रहता है, अनसेक्योर्ड क्रेडिटर, अनसेक्योर्ड क्रेडिटर। अब अनसेक्योर्ड क्रेडिटर में आपको क्या याद रखना रहता है, पहले की बता देता है, ऐसे ही बता देता। अब ये लाइब्रेरीज में देखा, तो लाइब्रेरीज में देखो ये तो प्रेफरेंशियल कैपिटल हो गया, ये इक्विटी शेयर्स कैपिटल हो गया, ये भी इक्विटी शेयर्स कैपिटल हो गया, ये सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, 10% डिबेंचर को तो पेमेंट कर दिया, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का भी दे दिया। अब जो बाकी जो बच गया ना एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, जो बाहर वाला बच गया ना, वो आपका अनसेक्योर्ड क्रेडिटर हो जाएगा। तो जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट 4,85,000, ये आपका अनसेक्योर्ड, ट्रेड क्रेडिटर अनसेक्योर्ड, मतलब कुछ नहीं बोला है, तो बाकी जो लाइबिलिटी बच जाएगी वो आपकी अनसेक्योर्ड क्रेडिटर हो जाएगा। मतलब आपको शेयर कैपिटल एट रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ के, और बाकी जिसका तो आप लोगों ने हिसाब कर दिया उसको छोड़ के, बाकी जो बच गया वो सारा का सारा आपका अनसेक्योर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास अनसेक्योर्ड बैंक ओवरड्राफ्ट है और ट्रेड क्रेडिटर है, तो इन दोनों का नाम आ जाएगा। तो लिख दूंगा बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना वैल्यू लिख के दिया उसका वो देख लेते हैं, 4,85,000, तो बैंक ओवरड्राफ्ट 4,85,000। फिर उसके बाद आएगा बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर कुछ भी पहला लिखो, 6 लाख रुपीज़, ये मैंने इसका पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद किसका पेमेंट करना है, फिर उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो प्रेफरेंशियल होल्डर का पेमेंट करना है। प्रेफरेंशियल होल्डर में दो चीज़, प्रेफरेंशियल कैपिटल और अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये दोनों चीज़ का तो पहले देख लेते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट है कि नहीं। कभी कभी कैसा होता है कि पूरा पैसा खर्च हो जाता है, तो पहले चेकआउट करना पड़ेगा कि हमारे पास अमाउंट है कि नहीं। तो पहले में क्या करना है, आपको रिसिप्ट का टोटल मार के ले लेना है। तो 6,20,000 प्लस 3,10,000 प्लस 7,10,000 प्लस 6,60,000, तो आता है 23 लाख। ये साइड में मैं लिख के रख रहा हूँ, ऐसा बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो इसको यूज़ कर लूँगा। 23 लाख मतलब रिसिप्ट का टोटल मारा इतना आया। अब उसमें से मैंने क्या क्या किन किन लोगों को पैसा दे दिया, मैं ये पेमेंट में से एक एक करके माइनस कर दूंगा। तो -46,000, -86,000, -67,000, -2,10,000, -1,05,000, -4,85,000, -6 लाख। तो अभी भी हमारे पास पैसा बचता है 7,01,000। मतलब टोटल देखो, टोटल है मेरे पास 23 लाख रिसिप्ट में, इसमें से मैंने इतना पैसा दे दिया, तो मेरे पास अभी बैलेंस कितना बचा, मैं फॉर रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। बट आप लोग जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो सब पेंसिल से लिख लेना, फट 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 ऐसा टोटल मार के।
ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें से एक 7,01,000 में सब किसका पेमेंट करने का। तो नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या है यहाँ पे देखो। तो अभी नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ पेमेंट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा देख लेते हैं, कितना पैसा देने का है। यहाँ पे देखो, तो 5,000 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियस 100 ईच कितना है 5 लाख। तो उनको 5 लाख रुपीज़ पे करना है। ठीक है, तो इजीली दे सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे पास कितना पैसा 7,01,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये डॉट मारा, फिर उसके नीचे लिख दिया 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है 5 लाख, जो था मैंने लिख दिया। अब देखने का कोई एरियर्स एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या, तो क्वेश्चन में लिख के दिया है, बता देता हूँ मैं, पहले लिख देता हूँ ना। एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड देखो यहाँ पे नीचे लिख के दिया। यहाँ पे देखो, द प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर्स फॉर 2 ईयर्स। तो 2 साल का पैसा देना बाकी है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो, तो 5 लाख है ना, ये 5 लाख, उसके ऊपर ये 10%। तो 5 लाख का 10%, वो भी 2 साल का नहीं दिया, तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 लाख का 10% अगर मैं निकालता हूँ इंटू 2 करता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, नहीं 5 लाख इंटू 10% इंटू 2, तो 1 लाख रुपीज़। तो ये 1 लाख रुपये आ जाएगा। तो देखो, तो 7,01,000 था, उसमें से मैंने 6 लाख रुपये दे दिया, तो अब बैलेंस कितना बचा 1,01,000, याद रखना है आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब बचा बैलेंस 1,01,000 लास्ट अमाउंट। ठीक है, अब लास्ट पेमेंट किसका करना है, इक्विटी शेयर होल्डर का। अब इक्विटी शेयर होल्डर का पैसे के चेक में चेक कर लेते कि कितना पैसा बचा है करके। तो देखो यहाँ पे, तो 5,000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच, ₹60 पर शेयर कॉल्ड अप एंड पेड अप ₹3 लाख। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिख के दिया है कि 5,000 का इक्विटी शेयर है जिसका एक का कीमत 100 रुपये है, लेकिन लोगों ने अब तक सिर्फ कितना पैसा पे किया मालूम है, ₹60 ही पे किया है। ठीक है, तो कंपनी को फिर और कितना पैसा आना चाहिए इक्विटी शेयर होल्डर से, ₹40, राइट। अब अगर इसमें देखूं, तो 5,000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच ₹50 पे कॉल्ड अप एंड पेड अप, इसमें से भी अगर देखो तो 100 में से ₹50 लोगों ने पे किया और ₹50 आना बाकी है, राइट ना। ठीक है, तो मतलब दोनों केस में, मतलब एक केस में मतलब 40 रुपीज़ आना बाकी है, और दूसरे केस में अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पे देखो ये 60 आया है और यहाँ पे 50 आया है, तो यहाँ पे ₹40 बैलेंस है और यहाँ पे ₹50 बैलेंस है। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी को और ₹40 पे करेगा और ये लोग ₹50 पे करेंगे। तो कंपनी क्या बोलती है मालूम में, जाने दो, अभी देखो हम लोग को पैसा देने का टाइम आ गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हिसाब किताब कर लेते हैं, और हिसाब किताब करने के बाद पता करते हैं कि आपको हम लोग को कितना शेयर्स का पैसा देने का है, और फिर उसके हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो कैसे एडजस्ट करेंगे मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे ना एक मिस्टेक हो गया है। देखो, द प्रेफरेंस डिविडेड इन अरियर्स ऑफ 3 ईयर्स लिख के दिया है, बट मैंने गलती से यहाँ पे देखो 2 ईयर्स का कैलकुलेशन कर लिया है, तो ये गलत हो गया। तो 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो 5 लाख का 10% निकालता हूँ तो 50,000, 50,000 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1,50,000। अब इसमें से अगर मैं माइनस करूँ तो कितना बैलेंस बचता है मालूम है, 51,000। 51,000 बैलेंस बचता है। ठीक है, अभी हम लोग को पता लगाना है कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पैसा देना है। तो देखो, स्टोरी को मैं वापस रिपीट करता हूँ, आपको यहाँ पे समझाता हूँ, शायद आपको ऐसा नहीं समझे। देखो, मैं वर्किंग नोट का पार्ट कर रहा हूँ, और बहुत कुछ हार्ड नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, बस आ जाएगा आपको। तो इसमें है क्या, देखो क्वेश्चन में ना दो टाइप का इक्विटी शेयर्स है। एक है 5,000 वाला इक्विटी शेयर्स, 5,000 वाला इक्विटी शेयर्स है, और दूसरा भी 5,000 वाला इक्विटी शेयर्स है। लेकिन दोनों की कहानी अलग है। इसका भी फेस वैल्यू 100 रुपया है और इसका भी फेस वैल्यू 100 रुपया है। लेकिन इसके फेस वैल्यू में फ़र्क क्या है मालूम है, कि 100 में से लोगों ने ₹60 पेड अप कर दिया है, और इसमें ₹50 पेड अप कर दिया। ये कहानी है। देखो,
दो टाइप का इक्विटी शेयर्स है, एक 5000 वाला इक्विटी शेयर्स है, दूसरा 5000 वाला इक्विटी शेयर। तो 5000 इक्विटी शेयर्स का जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है, और उस 100 रुपीज़ में से अब तक लोगों ने कितना पैसा पे किया, 60 रुपीज़ पे किया। ठीक है, 60 रुपीज़ पे किया। तो इसका मतलब ये वाले लोगों को, कंपनी को कितना पैसा पे करना पड़ेगा, 40 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, राइट ना। और अगर मैं इन लोगों की बात करूं, अगर मैं इन लोगों की बात करूं, तो इन लोगों के केस में अगर आप लोग देखेंगे तो इन लोगों को कितना पैसा पे करना पड़ेगा, 50 रुपीज़ ही पे करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या बोलती है, एक काम करते हैं अभी हम लोग को तो सेटलमेंट कर रहे हैं, अभी हम लोग फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं, आपको इतना पैसा देना और मुझे तुमको इतना देना और तुमको इतना देने का, और हमको भी कुछ पैसा आपको देने का है। मतलब कंपनी को भी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ पैसा देना है, समझो। तो कंपनी ने पूरा हिसाब किताब किया, और पूरा हिसाब किताब करने का समझो ऐसा आया और पता लगाया कि जो पहले वाले लोग हैं ना, पहले वाले लोगों का हिसाब, मतलब ओवरऑल ये समझो कि कंपनी को पता चला कि हम लोग को ही आपको 60 रुपया देने का है। मतलब कंपनी ने अपना कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन करने के बाद पता चला कि कंपनी को एक शेयर्स के पीछे कितना पैसा रिटर्न करना है, 60 रुपीज़। तो कंपनी क्या बोलती है, एक काम करते हैं हम लोग ऐसे ही सेटलमेंट कर लेते हैं, कैसे देखो। तो पहले वाले के साथ सेटलमेंट कैसे करेगी, कंपनी ने कैलकुलेशन किया, 60 रुपीज़ आया, उसमें से इनको कितना पैसा देने का है, 40 रुपीज़। तो कंपनी क्या बोलती है, उसमें से आप 40 रुपीज़ पे मत करो, वो हम लोग उसमें से काट देते हैं, इसमें से इसका मतलब हम आपको सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये पे करेंगे, क्योंकि 40 तो आपको ही देने का है मेरे को। तो वो 40 का हम लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो 60 में से 40 हम लोग माइनस कर देंगे, और हम आपको सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा पे करेंगे, 20 रुपीज़। अब दूसरे वाले सिनारे में देखूंगा तो वही कैलकुलेशन तो 60 आया, बट इन लोगों ने अब तक कितना पैसा पे किया, 50 रुपीज़ ही पे किया। तो इसका मतलब इनको कंपनी कितना रिटर्न करेगी, हमें 10 रुपये रिटर्न करेगी। बस यही हम लोग को यहाँ पे पता लगाना है कि ये 60 कैसे आया, कहाँ से आया, यही मुझे आपको बताना है बस। नहीं समझा कोई बात नहीं, मैं एक बार समझाऊंगा, 2-3 बार सिखाऊंगा, सब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी बोलो हाँ समझ में आ रहा है करके। ठीक है, तो देखो कैसे वैल्यूएशन करते हैं। तो सबसे पहला क्या करने का, सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल का जो भी वैल्यू रहता है ना, उसको पहले प्लस कर लेने का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखो, पहले वाले का इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख का, और इसका कितना है, 2.5 लाख। दिख रहा है, 3 लाख और 2,50,000 दोनों को ऐड कर लेता हूँ। मतलब पहले वाले को 3 लाख रुपीज़ देना है, और दूसरे वाले को 2,50,000 रुपीज़ पे करना है। तो टोटल मिला के वैल्यू कितना होगा, तो 3 लाख में 2,50,000 अगर मैं ऐड करूँ तो 5,50,000 आ जाएगा। मतलब ओवरऑल कंपनी को इतना पैसा देना है, इसमें से माइनस कर देने का अवेलेबल कैश, मतलब कंपनी के पास अब कितना कैश बचा। तो कितना कैश बचा, तो मैंने यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया क्या करने का, रिसिप्ट का टोटल मारने का, टोटल मार के पूरा सबको माइनस करते जाने का टिल यहाँ तक। तो ये सबको मैंने माइनस प्लस करके मेरा एक फाइनल आंसर मैंने यहाँ पे देखो निकाला था, 51,000। आप लोग कर लेना, वही आंसर आने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 51,000, इसमें से माइनस कर दूंगा। तो 51,000 अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा, 4,99,000। मतलब कंपनी को उनको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, 4,99,000। मतलब सॉरी, मतलब कंपनी उनका 4,99,000 पे नहीं कर पाएगी, तो ये लॉस हो जाएगा, लॉस टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर को इतने अमाउंट का लॉस हो जाएगा। तो ये ओवरऑल टोटलिटी की अगर मैंने बात कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, शेयर्स के ऊपर बात करूंगा। तो अब मैं निकालूंगा वैल्यू पर शेयर, मतलब एक शेयर के पीछे इनको कितना लॉस हो रहा है। तो नेक्स्ट लिखेंगे वैल्यू पर शेयर, तो मैं आपको फॉर्मूला बना के दे देता हूँ। तो लॉस टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो लॉस अमाउंट कितना है यहाँ पे मेरा, 4,99,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो देखो यहाँ पे टोटल नंबर, पहला वाला 5,000, दूसरा वाला 5,000, दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा, 10,000। तो मैं यहाँ पे 10,000 लिख दूंगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा ना, तो आंसर आएगा 49.90। जो मैंने यहाँ पे आपको समझा रहा था ना 60 रुपीज़, वो 60 की जगह पे यहाँ पे कितना आया, 49.90। इसका मतलब कंपनी को, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर को एक शेयर के पीछे लॉस कितना हो रहा है, 49.90। मतलब कंपनी इनको इतना पैसा पे नहीं कर पाएगी।
ओके, तो अब उसके बाद क्या करना है? बस कुछ नहीं है, अब आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नेक्स्ट लास्ट पेड अप वैल्यू, मतलब उन लोगों ने कितना पेड किया, पेड अप वैल्यू माइनस लॉस पर शेयर। तो पहले वाले केस में लोगों ने कितना पैसा पे किया, देखो यहाँ पे 60 रुपीज़ पे किया ना, 60। तो 60 में से कंपनी उनको कितना पैसा नहीं दे पाएगी, 49.90 रुपीज़ पे नहीं कर पाएगी। उन लोगों ने 60 पेड अप किया, लॉस पर शेयर कितना हो रहा है 49.90। तो इसका मतलब कंपनी उनको इतना पैसा नहीं दे पाएगी, तो 60 में से आपको माइनस करना है 49.90। तो आंसर आता है 10.1। ये फर्स्ट वाला आंसर आ गया। अब उसी तरह दूसरा वाला मैं यहाँ पे ही कर लेता हूँ। तो सेम पेड अप वैल्यू, तो उसमें पेड अप वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है 50, तो यहाँ पे मैंने 50 लिख दिया, माइनस लॉस पर शेयर, दोनों के लिए सेम वही यूज़ करना है 49.90। तो दूसरे वाले का कितना आएगा, 50 में से माइनस करूँगा 49.90, तो मेरा आंसर आता है 0.1। तो कंपनी को इतना पैसा, तो देखो अगर आंसर अगर आपका पॉजिटिव आया, पॉजिटिव देखो 60 मतलब 60 मतलब उन लोगों ने पे किया और कंपनी इनको इतना पैसा पे नहीं कर पाएगी, तो अब कितना कंपनी पैसा पे करेगी 10.1, तो ये पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। 50 उन लोगों ने पे किया, कंपनी उनको इतना पैसा नहीं दे पाएगी, तो उनको कितना पैसा देना पड़ेगा अभी कंपनी को, इतना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा 0.10। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप लोगों को याद रखना। शॉर्टकट का मतलब क्या होता है, लॉजिक, मतलब कुछ लोगों को ये आइडेंटिफाई करने नहीं आता है। तो आप लोग क्या याद रखना कि अगर आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आएगा तो समझ जाना कि आप उसको पेमेंट में लिखोगे। ओके, अगर समझो कि आपका आंसर नेगेटिव आया, नेगेटिव, तो समझ जाना कि आप लोग उसको रिसिप्ट में लिखेंगे। सर नहीं समझा, अब इसी का उल्टा कर दो ना। मैं यहाँ पे समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ कि 49.60 उन लोगों ने पे किया और कंपनी उनको 60 रुपीज़ पे नहीं कर पाएगी, तो कितना उनको देना पड़ेगा, तो देखो 49.90 माइनस 60 करता हूँ, तो आंसर नेगेटिव आता है 1.01। तो ये जो आंसर नेगेटिव आया ना, फिर आप इसको रिसिप्ट में रिकॉर्ड करोगे। तो फिलहाल अभी ये तो पॉजिटिव आया है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव में मतलब पेमेंट में जाके मैं इसको रिकॉर्ड कर दूंगा बस। तो पेमेंट में क्या कैसे रिकॉर्ड करूँगा वो आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय इक्विटी शेयर होल्डर। तो कैसे करने का, तो देखो पहले वाले को कंपनी कितना पैसा रिटर्न करने वाले, पहले वाले को 10.1, और पहले वाले का नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 5000। तो मैं यहाँ पे करूँगा 5000 इंटू 10.1, ये पहला केस हो गया। फिर प्लस दूसरा वाला, दूसरे वाले को कंपनी कितना पैसा रिटर्न करने वाली 0.10, और उनका भी नंबर ऑफ शेयर्स कितना 5000। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 5000 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर आ जाएगा बस। अब दोनों को वैल्यू करके रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो 5000 इंटू 10.1 तो आता है 50,500, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 5000 इंटू 0.1, ये 500। तो इसका मतलब मोटा मोटी टोटल मिला के 51,000 आ जाएगा सेम। और ये चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार के दोनों सेम ही आएगा, तो मतलब इसका टोटल 23 लाख आ जाएगा और इसका भी आंसर 23 लाख आ जाएगा। बस ऐसा आपको करना है। तो देखो पहला सम था तो शायद आपके दिमाग में कम जा सकता है, लेकिन ऐसा गारंटी है कि 2-3 बार करो इस टॉपिक से आपको प्यार मोहब्बत हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। बस थोड़ा सा यही आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड लग सकता है बस। और ज़िंदगी में पहली बार कोई काम ऐसा करेंगे तो आपको अजीब लगेगा, ऐसा रोज़ करते रहो मोहब्बत हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझा रहेगा। ठीक है, थैंक यू।